बेटा कल हमने पाँच छह संख्या पढ़ी। अगर पाँच छह संख्या पढ़ ली सर चलिए पाँच छह संख्या के बाद मैंने बेटा अपनी दो प्रमेय बताई। एक तो एक तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, एक यूक्लिड की विभाजन प्रमेय, वो अभी बताई ना शायद सिलेबस में होगी तो बता। ठीक है देखो बेटा अभी तक हमने पढ़ी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। और अंकगणित की मूलभूत प्रमेय का मतलब है बेटा किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा जाता है। कुल मिला के बताया एलसीएम और एचसीएफ क्या है। क्लियर तो दिक्कत। चलो बेटा आगे आज हम सवाल करेंगे ना क्या क्या होगा। देखो बेटा उदाहरण नंबर 5 देखो क्या करा है। अच्छा बाकी बाद में बेटा तुमने कुछ लिखी का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में थोड़ा पार्ट और लिख लो थोड़ी ना वहाँ पे गणना लिख दो थोड़ी गणना कैसे बोलना बेटा। एक हमने भाज्य संख्या मान ली x माना एक भाज्य संख्या x है जिसके अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 Pn तो x बराबर P1 P2 Pn यदि संख्याओं का गुणनखंड यदि संख्याओं के गुणनखंड में अंतिम अंक 0 हो तो वह केवल अभाज्य गुणनखंड 2 into 5 की पावर अभाज्य के रूप में होगा। देखो बेटा ये लाइन का मतलब है देखो x अपनी एक भाज्य संख्या है p1 p2 pn जितने भी है उनकी भाज्य संख्या उनकी गुणा के रूप में भाज्य संख्या लिख रही है। ठीक है देखो बेटा संख्या के गुणनखंड करते हैं 0 यानी जैसे कोई भी संख्या 0 मतलब 20 आ गई अंतिम अंक 0 है तो बेटा उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे ना तो वो 0 अंक जब आएगा जब उसके गुणनखंडों के रूप में 2 गुणा 5 क्लियर क्योंकि 2 पंजे 10 के पीछे 0 आ रही है तो बेटा ऐसे ही अगर हमें अंतिम अंक लाना है क्या लाना है अंतिम अंक 0 तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की घात मान लो कुछ n लगा लो के रूप में होने चाहिए तभी उसका इकाई अंक है वो कितना आएगा 0 कितना आएगा 0। अब देखो बेटा फर्स्ट उदाहरण है ये उतार लिया तुमने जैसे बेटा यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 into 5 if I add this
जीरो देखो बेटा हमारा एग्जाम्पल पास कर बेटा यार एक संख्या है बेटा जिसका मान है 4 की घात n। ये पूछ रहा है बेटा इस संख्या का यदि मान रखा जाए n का मान तो उस संख्या का मान का जो इकाई अंक है अंतिम अंक है वो 0 आ सकता है क्या? आ सकता है। हम चेक करेंगे यदि बेटा उस संख्या के जो आधार है मतलब उनके अभाज्य गुणनखंड है यदि वे 2 गुणा 5 के रूप में आ जाते हैं तो उनका जो अंतिम अंक है वो 0 हो सकता है। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है तो उनका अंतिम अंक 0 नहीं आ सकता। क्लियर? ये बेटा क्वेश्चन है पूछेगा n इसका अंक क्या 0 हो सकता है, ये वाली पार्ट पूछो। क्लियर? हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा 4 की घात n। क्लियर? हमें यार बेटा कैसे लिख सके 2 गुणा 2 की घात n। यहाँ n क्या है बेटा, यहाँ n मैंने पहले बता दी जब भी स्मॉल n है कैपिटल N को मतलब बेटा प्राकृतिक संख्या और स्मॉल n को मतलब है प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे स्मॉल n का क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब है बेटा तुम्हें ये सारी संख्या लिखनी है, ये लिखनी है 1 2 बता ये सारी कौन सी संख्या है प्राकृत संख्या। मतलब यहाँ पे n को मान जो रख हो जाएगा इन संख्या में रख हो जाएगा। क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पे 2 गुणा 2 की घात n 2 इंटू 5 तो नहीं, तो इसका मतलब है कभी इसका जो अंतिम अंक है वो 0 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि कितना चाहिए 2 इंटू 5 2 गुणा 5 होना चाहिए जब इसका मान क्या हो सकता है 0। क्लियर? इसका बता लो इसका मान कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मान कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में मतलब n लगा सकते हैं 2 इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, नहीं इसका मान बेटा कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है। ठीक है, इसलिए 2 की घात n इसको बेटा ये नॉट इक्वल कभी 0 मतलब कोई n प्राकृतिक संख्या आएगी आगे तो मान कभी 0 नहीं। ये तुम्हारे बेटा जब भी कोई संख्या आ जाए है ना तो ध्यान रखिए 2 इंटू मतलब उसको बेटा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लो। यदि उसमें 2 इंटू 5 आ रहा है जैसे बेटा थोड़ा घुमा के दे सकते जैसे तुम्हें दे दिया कोई पार्ट दे दिया जैसे 30 कौन सा दे दिया 30 तो बेटा यहाँ पार्ट लिखेंगे तो 30 है बेटा देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 बताओ तो ये 2 की घात 2 इंटू 5 बेटा 2 और 5 दोनों बार आएंगे तो इसका मान क्या हो सकता है 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है एंड में 0 अंक अंतिम अंक हो रहा है ना। कब होगा जब एक अंक तो 2 और दूसरा अंक 5 भले इसकी घात बढ़ जाए कोई दिक्कत। क्लियर? घात बढ़ सकती है जैसे 5 की घात 4 हुई 2 की घात और बढ़ सकती लेकिन 2 इंटू 5 तो देना चाहिए। यदि 2 इंटू 5 है तो अंतिम अंक 0 होगा, यदि इस रूप में नहीं है तो इसका अंक कभी 0 नहीं होगा। जैसे मैं एक वर्ड लिखूं 6 की घात n। क्लियर? तो यह कैसे लिख सकते बेटा 2 गुणा 3 की घात n। अब 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है तो इसका भी कभी अंतिम अंक है वो 0 नहीं हो सकता। बात आ गई समझ में बेटा? चलो अब हम उदाहरण करेंगे। ये पहला उदाहरण है, सेकंड उदाहरण है बेटा। सवाल देखिए 6 और 12 6 और 20
ठीक है बेटा, क्वेश्चन है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM बा HCF ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बेटा? LCM और HCF। बताइए समझ। देखो बेटा कैसे करेंगे LCM। बेटा एक संख्या कौन सी है? 6। एक कौन सी संख्या है? अभाज्य को मतलब अगर अभाज्य संख्याओं के रूप में 2 3 5 7 11 गुणनखंड यानी गुणा के रूप में लिखनी है कौन सी? ये दोनों संख्या। इस विधि से कौन क्या निकाल रहे हैं? LCM और HCF। बात आ गई समझ। देखो बेटा बेटा पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बेटा भागखंड विधि यूज करेंगे। 6 को ठीक है 2 को भाग देंगे बेटा सबसे पहले, क्योंकि सब संख्या 2 3 3 एकम 3। पता नहीं क्लियर। देखो बेटा अगली संख्या कौन सी है? 3। 2 को भाग दो 10, 2 को दो 5, 5 को दो 1। क्लियर बेटा। HCF कैसे क्या समझ? HCF मतलब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आप लोगों का कहलाता है HCF। और यदि इन दोनों के अंदर कभी कॉमन पार्ट आया हो तो फिर आपको HCF कितने होगा? 1, क्योंकि यहाँ में भी 1 को भाग जाएगा और यहाँ में जाएगा नहीं जाएगा। तो जब कभी कॉमन पार्ट नहीं आया तो केवल क्या होगा? 1। तो आपका HCF कितना जाएगा बेटा? 1। तो यहाँ पे भी HCF कितना है? यहाँ पे कितना है? 2। कितना है? 2। क्लियर बात है। LCM देखो बेटा, LCM निकालेंगे तो हमेशा LCM निकाल के दोनों संख्या 6 into 20 बेटा 2 को भाग देंगे 2 3 6 10। 2 को देंगे दोबारा 3 into 5 3 को देंगे 3 1 into 5 5 को देंगे 1 बेटा LCM जो हो बेटा इन सब संख्याओं को गुणा हो क्या होए? LCM में तो दोनों संख्या एक साथ लो और HCF में अलग अलग लेके कॉमन निकालो। तो बेटा यहाँ को गुणा कितना जाओगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60। तो बेटा यहाँ को LCM कितना आएगा? 60। बात आ गई दोनों समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। LCM निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग, फिर उसका कॉमन जो चीज होंगी वे क्या होंगी? HCF। और इसमें दोनों का एक संख्या हो और सारे पार्ट में गुणा कर दो, क्या होगा बेटा? LCM। L का मतलब सबसे छोटी संख्या है 60 जिसमें 6 और 20 दोनों का भाग जाता है। ऐसे बेटा 2 सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में चला जाएगा। क्लियर? 2 से कोई बड़ी संख्या ना है जिसमें इन दोनों में भाग चला जाएगा। एक कह सके छोटी है सके लेकिन बड़ी नहीं। क्लियर? चलो बेटा आगे। बता दो देखो बेटा थोड़ी देर पहले एलसीएम और एचसीएफ समझा दूंगा, पूरी कहानी एलसीएम और एचसीएफ की है ना। ठीक देखो बेटा एक वर्ड है एलसीएम और एक वर्ड है
ठीक है बेटा, एक वर्ड है बेटा एलसीएम और एक वर्ड है एचसीएफ। देखो बेटा एल का मतलब है बेटा लोएस्ट, क्या है लोएस्ट। सी का मतलब बेटा कॉमन, क्या है कॉमन। एलसीएम ठीक है, एलसीएम इसका बेटा मीजरमेंट, ठीक है। एच का मतलब बेटा हाईएस्ट, क्या है हाईएस्ट। सी का मतलब क्या है कॉमन, क्या है कॉमन। और एफ का मतलब है फैक्टर, क्या है फैक्टर। क्लियर। लोएस्ट का मतलब बेटा कम, ठीक है कम। कॉमन का मतलब है ओवेनिस्ट, बेटा हाईएस्ट का मतलब क्या है उच्च, हाईएस्ट का मतलब क्या है उच्च। कॉमन का मतलब क्या है बेटा ओवेनिस्ट, क्या है ओवेनिस्ट। फैक्टर का मतलब क्या है बेटा ओवेनिस्ट फैक्टर है क्या है बेटा। बेटा एल को मतलब तो लो है सबसे कम, एच को मतलब हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा। तुमने बोले तुम बेटा हाईएस्ट मतलब लोएस्ट यानी सबसे कम, तो या तो बोले बेटा लघुत्तम समावर्तक, क्या बोले लघुत्तम समावर्तक। और बेटा या तो बोले महत्तम समावर्तक, बोले ना बोले बेटा बता समावर्तक बताइए नहीं। ये कौन सा बेटा लघुत्तम समावर्तक, ये कौन सा महत्तम समावर्तक। लघुत्तम मतलब सब, लघु माने छोटा, मतलब सबसे एलसीएम हमेशा सबसे छोटी वैल्यू आएगी। एलसीएम जब हम निकालेंगे संख्याओं का तो उसका मतलब है सबसे छोटी वैल्यू आएगी, सबसे छोटी। मान लो कोई संख्या अभी हमने करो बेटा 6 और 20 को करो कि ना करो, बाको दोनों को कितना आया 60, कितना आया 60। तो बेटा 60 है ना ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का क्या चले जाएगा भाग। 6 को 10 20 को 3 है क्या नहीं है बेटा। 60 के ऐसी कोई नीचे संख्या है सोच के बताओ जिसमें 6 और 20 दोनों का भाग चला जाए। ऐसी कोई संख्या है 60 पे छोटी बेटा, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 20 और 6 दोनों का भाग चला जाए। सबसे छोटी कौन सी है तो 60। लेकिन यहाँ तक बड़ी तो ऐसा क्या जैसे 120, 6 को भाग 6 दूनी 12 है और 2 6 की 12 भाग 11। लेकिन सबसे छोटी वैल्यू एलसीएम का मतलब क्या है सबसे छोटी वैल्यू बात आई कि नहीं। अब देखो मैक्सिमम की 6 और 12 इन दोनों का फैक्टर निकालना है बेटा। जो वेनेस्ट पार्ट है वो कितना 2 आया ना, तो 2 हाईएस्ट एंड उच्च, 2 सबसे बड़ा मान है, 2 सबसे बड़ा मान है जिसमें बेटा 2 का इन दोनों में भाग चला जाएगा। क्या चले जाएगा भाग, मतलब 2 सबसे बड़ी वैल्यू नहीं आते, बड़ी वैल्यू और कोई ना, तो बेटा 2 से बड़ी कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। अच्छा 6 और 20 सॉरी बेटा 6 और 20 है ये 6 और 20 6 और 20 ऐसी कोई बेटा संख्या है इससे बड़ी जिसमें जिसका इन दोनों में भाग चला जाए 6 और 20 ना जा सके। 2 ही है, 2 से छोटी है सकेगा क्यों ना सके क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू तो यही है 2, लेकिन 2 से छोटी कौन है 1 है कि ना, दोनों का भाग चला जा रहा है। अब बताओ एचसीएफ समझ में आया कि नहीं आया। एलसीएम समझ में ना, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। जैसे बेटा अभी मैंने तुम्हें कोई उदाहरण लेके और समझाओ बेटा। जैसे तुम्हें मान लो कोई संख्या है 12 और 32, कौन सी है 12 और 32। इसका बेटा हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्लियर, क्या ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो बेटा हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 12 के खंड करेंगे, फिर किसके करेंगे 32। तो 2 छीके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 छीकी 12, 2 2 अठे 2 चौके 2 दूनी 2 एकम 2। बेटा ये क्या है एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक। बेटा 2 पार्ट कॉमन, इधर 2 पार्ट कॉमन और कोई कॉमन, तो हम कितनी बार लिखेंगे 1 गुणा 1 मतलब 2 गुणा 2 1 1 बार। तो बेटा ये जाओ 2 की घात 2, जब भी आधार समान है तो इसकी घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 2 का मान कितना होगा 4। तो एचसीएफ कितना होगा 4। बता भाई अब आपको बेटा क्या निकालेंगे एलसीएम। तो हम क्या करेंगे बेटा एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को एक साथ लेंगे 12 और 32। पता है समझ में। अब बेटा 2 को भाग दे 2 छीकी 12
और 2 को 2 1 कम 2 और 2 छिकी 2 तिया 6 2 8 है 2 को दो 3 4 2 को दो 3 2 2 को दो 3 1 3 को दो 1 1। बेटा देखो एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। बेटा अब तुम जानो कितने 5 के 2 की घात 5 है इंटू 3। बेटा 2 की घात 5 का मान कितना होगा 32 इंटू 3 कितना होगा 96। बेटा यहाँ का एलसीएम कितना होगा 96, यानी सबसे छोटी वैल्यू 96 जिसमें इन दोनों का बदलेगा 12 अट्ठे 96 और 32 तिया 96। बताओ सबसे लोएस्ट वैल्यू आ गई। बेटा ठीक है इन तारों का के बाद में तो मैं अभी और कराऊंगा एलसीएम एलसीएम और भी चीजें, ठीक है इन तारों का और कोई नहीं बेटा यहाँ पे ना एक चीज और समझ लियो, जो बेटा HCF हो ना HCF क्लियर, वो बेटा दोनों में अवेनिस्ट, दोनों में अवेनिस्ट सबसे छोटी घात होती है ना उसका गुणा करते हैं, सबसे छोटी घात। और एलसीएम में बेटा हमसे सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी इधर आई या वाला पार्ट ही 2 की घात 5, ठीक है 3 की घात इधर ना आई, 3 की घात केवल ये सबसे बड़ी घात ही रही 3 की, तो 3 को गुणा करो। डायरेक्ट भी लिख सके तो इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर निकाल के, जैसे यहीं पे अगर तुम ये बोलो चाहो सर हम दोनों कॉमन फैक्टर ना इधर या ना करो चलिए यहीं पे एलसीएम निकालो, तो बेटा यहाँ पे डायरेक्ट निकाली हुई है 2 की, एक तो 2 की इधर है एक 2 की इधर है, 2 की हाईएस्ट वैल्यू देखो किधर है इधर की साइड लगाते हैं तो 2 की घात 5। अब अगली संख्या कौन सी है, अगली संख्या 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात तो क्या हुई है तो 2 की घात 5 × 3 बराबर 96। डायरेक्ट भी अगर वो आप प्रक्रिया नहीं करें तो पता ही समझे। इसमें बेटा सबसे, इसमें कोई भी संख्या जैसे अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या उस संख्या की सबसे बड़ी घात कर ले लो, सबसे बड़ी घात इधर है कि इधर है कि उधर है, यहाँ पे अगर 3 संख्या आ गई तो तीनों में देख लो सबसे बड़ी घात होगी, इधर 3 एक ही है तो एक ही लेंगे, अगर इधर भी हो तो देखते सबसे बड़ी घात 3 किधर है, उनको गुणा करके वो एलसीएम क्लियर। अब बेटा यदि हमें संख्या दे दे और ये एलसीएम दे दे तो एचसीएफ कैसे निकालें इसको फॉर्मूला, ठीक है बेटा। देखो बेटा बेटा जब हमें 2 संख्या मिल जाए एलसीएम मिल जाए और डायरेक्ट ही एचसीएफ ज्ञात करना हो तो कैसे करें। देखो एक सूत्र हो बेटा, चाहे तुम संख्या निकालो
या तुम एलसीएम निकालो या तुम एचसीएफ निकालो, तीनों पार्ट में निकाल सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला है बेटा, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। बता के समझे कैसे आई? देखो मान लो मेरे पास एचसीएफ ना है, कौन ना है बेटा? एचसीएफ। एलसीएम कितने का? 96। पहली संख्या कौन सी है? 6 12 और 32, ठीक है ना? तो पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 32 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ मेरे पास एलसीएम 96 और एचसीएफ है ना, क्लियर? तो बेटा देखो 32 होना 12 करके 12 दूनी 24 को 4 को 3 लग गई 2, 12 की 36 और 2 38। अच्छा 96 बेटा पटेल लाइन नहीं मिला, पटेल में 96 बराबर एचसीएफ। यदि बेटा अब इन्हें चेंज नहीं करते कि बराबर की चीज तो आपस में बराबर है, तो 96 काटेंगे तो 4 बार जाएगा, तो एचसीएफ कितना होगा बराबर 4। तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे निकालो कि ना निकालो बताओ? ये फॉर्मूला है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, यदि दोनों में से एक है। कभी कभी वो घुमा दे के एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही दे दे, एलसीएम और एचसीएफ और एक संख्या दे दे, तो उसकी दूसरी संख्या याद करो या पहली संख्या याद करो, या फिर ए और बी दे सके, पहली दूसरी दे कोई संख्या ए इतनी है बी इतनी है, तो मतलब ए इतनी है बी को मान निकालो, एलसीएम और एचसीएफ तो आराम से कैलकुलेट कर सके, कोई दिक्कत ना है। चलो बेटा ये वाले फॉर्मूला बता दो और ये वाले मैं दोनों दे देता हूं, ये वाले मेथड बता दो। बेटा अगर तुम आगे और देखो चाहो ना या सूत्र से यहाँ पे ए लिख लो, पहली संख्या ए मान ली और दूसरी संख्या बी मान ली, बराबर में ये बात है। हम ए जी कर को ए गुणा बी मान लेते हैं, इसलिए बेटा जल्दी करवा आगे क्वेश्चन कराएंगे। बता ले बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा 96 और 404 का एलसीएम बा एचसीएफ निकालो। अब बेटा बताओ तुम एलसीएम बा एचसीएफ निकाल सके कि नहीं निकाल सके? देखो बेटा कैसे निकालेंगे, पहले कौन सी विधि यूज करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि। बेटा पहले अभाज्य गुणनखंड विधि, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे, क्लियर? अब देखो बेटा कैसे लगाएंगे, पहले तो 96 के फैक्टर करेंगे, क्लियर? करो बेटा बनाएंगे 2 चौके 8 2 8 16, 2 को भाग देंगे 2 दूनी 2 चौके 8, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छीकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फैक्टर आ गया। मतलब यहाँ पे मैं फैक्टर लिख दूँ बेटा 6 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बताइए समझ में? अगले फैक्टर का एक लिखूंगा बेटा 404 3 2 5 3 2 5 3 2 5 सही बेटा। 2 को देंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 2 को भाग दो 101 बेटा 101 कैसी है? अभाज्य संख्या। कैसी है? अभाज्य संख्या। जबकि भाज्य संख्या में भाग जा सके, अभाज्य में जाए कोई कुछ तो यहाँ में 101 के अलावा कुछ हुआ तो बेटा 404 के यहाँ पे फैक्टर का आएगा 2 गुणा 2 गुणा 101। मैंने कहा कि बेटा एचसीएफ निकालेंगे, तुम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो दोनों में
और वेनेस्ट संख्या अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, उनकी सबसे छोटी घात देखेंगे। जैसे यहाँ पे तो इनकी घात है 2 की घात 2 इंटू 101, और यहाँ पे है बेटा 2 की घात 5 इंटू 3। सबसे कम घात 2 की किधर है? इधर। और वेनेस्ट तो 2 ही यहाँ है, और सबसे छोटी घात इधर, तो 2 की घात 2। एचसीएफ कितना होगा बेटा? 4। कितना होगा? 4। पता नहीं। और यदि हमें बेटा एचसीएफ को पहली दूसरी संख्या है, तो हम सूत्र जाने के ना जाने फॉर्मूला जाने बेटा कैसे? a गुणा b बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये क्या होगा बताओ? a और b कितनी है? 96 इंटू 404 बराबर एलसीएम। पूछो बेटा एचसीएफ कितना है? 4 को भाग दीजिए, एलसीएम बराबर 96 इंटू 404 बटे 4 को बेटा देखो एलसीएम, अब 4 को भाग देंगे, इधर दे देंगे, पहले बड़ा कर लिया नहीं 4 को 24 चौका 96, 24 चौका 96 को 6 को 30 लग गई, 30 लग गई 9, 96 में 6 और 9 लग गई 9, 0 तो 9 ही है जब 24 चौका 96। ठीक है बेटा 96 बात आ गई ये यार बेटा चलिए बात आ गई समझ में यार, कोई दिक्कत तो नहीं। और दूसरे मेथड से अगर एलसीएम निकालेंगे तो दोनों संख्या ने एक संग ले ले और जो भी इनके फैक्टर आए मतलब गुणनखंड में मिल सवन को गुणा कर। क्लियर? पहला सवाल सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।